सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे एमएससी नर्सिंग के एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने मेरी एमएससी नर्सिंग के एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखा है एंड मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू आई होप इस वीडियो के थ्रू आप भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो बिना डिले करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ये वीडियो तब शूट कर रही हूँ जब मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। एंड मतलब फाइनल एग्ज़ाम में क्या कहूँ मैं, 2 ही एग्ज़ाम्स हैं हमारे फाइनल ईयर में। एंड अभी मेरा एक एग्ज़ाम हो चुका है एंड कल ही हुआ है 15th को। एंड अब 19th को मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम है। उसके बाद मतलब सून हमारा फेयरवेल भी है 20th को। एंड उसके बाद फिर 29th एंड 30th को हमारा वाइवा है रिसर्च का। एंड उसके बाद मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम फ्री हो जाएंगे। तो ये एक ड्रीम जैसा लग रहा है कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी ईयर्स निकल गए हैं लाइफ से। एंड बहुत जल्दी जल्दी मतलब बहुत जल्दी बस टाइम बीत गया है। तो मैं ये वीडियो इसलिए थोड़ा सा पहले शूट कर रही हूँ ताकि जो आगे के जो मेरे पास 2-4 दिन बचे हैं कॉलेज लाइफ के, स्पेशली मेरा फेयरवेल, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ एंड आप लोग भी इंजॉय करें इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम एमएससी नर्सिंग की क्योंकि हम बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से मेरे दिमाग में ये थॉट आया था कि मुझे एमएससी नर्सिंग करना है। तो मतलब सबसे पहले तो ये कि मैं बहुत क्लियर थी शुरू से ही कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, क्लिनिकल फील्ड में जाना ही नहीं है। एंड क्योंकि जैसे ही मेरा पोस्ट बेसिक कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक मतलब फ्री नहीं बैठना चाहती थी। तो मैंने टीचिंग के लिए आर स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग ज्वाइन किया था, जहाँ पे मैंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया है। तो जब मैं वो एक्सपीरियंस ले रही थी तो ऐसा मेरा कोई प्लान ही नहीं था फ़िलहाल कि मेरे को एमएससी करना है। बस मुझे इतना पता था कि हाँ करना है, बट मुझे ये लग रहा था कि मैं 1 ईयर और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस ऐड करूँगी, देन मैं एमएससी ज्वाइन करूँगी। बट जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो जो आसपास मेरे कोलीग्स वगैरह थे उनसे मुझे पता लगा कि आप एक्सपीरियंस चाहे कितना भी ऐड कर लो, मतलब आपके पास 5 साल 6 साल का भी अगर एक्सपीरियंस है, बट जब आप एमएससी करके एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो वो एक्सपीरियंस ज़ीरो हो जाता है। तो जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा था कि अगर एक्सपीरियंस ज़ीरो ही काउंट हो जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट मतलब क्यों ही मैं आगे एक्सपीरियंस लूँ। तो ये सोचकर मेरे दिमाग में एमएससी का मतलब एक धुन सवार हो गई कि मुझे एमएससी करनी है। देन कॉलेज मैंने कैसे चूज़ किया, सबसे पहले तो ये कि कॉलेज मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से करना है कहाँ से नहीं। होली फैमिली कॉलेज ऑफ नर्सिंग से मैं पोस्ट बेसिक करना चाहती थी, बट अभी रियलाइज़ होता है कि थैंक गॉड मैंने पोस्ट बेसिक ना करके मैंने एमएससी किया। उसके रीजंस बहुत सारे हैं, बट ठीक है, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस ऐड हुआ मेरा पोस्ट बेसिक का, तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं ठीक ही रहा है। तो मैं होली फैमिली के बारे में बिल्कुल मतलब दिमाग में उतर चुका था, मेरे दिमाग से कुछ नहीं था मेरे दिमाग में कि मतलब होली फैमिली से तो करना है। मैंने एसजीटी में पता किया था अपने एमएससी के लिए, तो वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी मतलब फ़ीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा उनके हॉस्टल की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि मेरे को लगता है कि शायद 2 साल के लिए मतलब मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो फिर पता नहीं कैसे एक दिन रात को आई वॉज डिस्कसिंग विद माई फ्रेंड्स कि भाई मेरे को एमएससी करना है और ऐसे ऐसे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करूँ कहाँ से नहीं। मतलब 1-2 यूनिवर्सिटी में मैंने पता किया था, बट फिर सडनली मतलब एक फ्रेंड ने बोला कि अरे यार तुम्हारे कॉलेज के पास होली फैमिली भी तो होता था। लाइक अपोलो में जब मैं थी तो अपोलो से बहुत पास में है होली फैमिली, तो ऐसे करके जस्ट एक क्लू मिला मुझे वहाँ से कि अरे हाँ होली फैमिली भी तो है। देन मैंने ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह चेक करी, तो कॉल वगैरह किया मैंने वहाँ पे। देन पता लगा कि एग्ज़ाम वगैरह सब हो चुका है, बट स्टिल मैंने फिर भी कॉल किया देन कि मतलब मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो जब कॉल किया मैंने तो मुझे पता लगा कि अभी सीट वेकेंट है एंड मैं एग्ज़ाम दे के मतलब एग्ज़ाम अगर मैं देती हूँ, अगर मेरा हो जाता है उसमें सिलेक्शन, तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ। तो मैंने बिना सेकंड थॉट लिए मैं वेरी नेक्स्ट डे मतलब बहुत नेक्स्ट डे ही मैं पहुँच गई, एग्ज़ाम दिया मैंने। अकेले बैठ के मैंने एग्ज़ाम लिखा था, मुझे याद है। और वो एग्ज़ाम मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था क्योंकि मेरे को ऐसा हो रहा था कि बस अब मतलब पता नहीं, बट था ऐसा कि ख़त्म करते हैं, क्योंकि अकेली थी मैं। तो फिर एग्ज़ाम लिखा मैंने कैबिन में बैठ के। देन मुझे 1 वीक के बाद कॉल मतलब मेरे को था कि हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो मैं और जगह पे मतलब ट्राई करती हूँ। तो 1 वीक के अंदर ही अंदर मुझे कॉल आ गया था कि मतलब मेरा एग्ज़ाम निकल चुका है, देन मैं कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ। और मुझे उसके जस्ट 10 दिन के अंदर ही अंदर कॉलेज ज्वाइन करना था, सेशन स्टार्ट हो रहा था। मुझे डेट याद है 22 जुलाई 2024, क्योंकि 12th को ही मैंने जस्ट एग्ज़ाम लिखा था और 18-19 तक मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन 22 को। तो जब जैसे ही मुझे ये बताया गया कि मुझे 22 को ही ज्वाइन करना है, तो मैं मतलब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था, मेरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था
कि ये कैसे हो गया। मुझे तो लगा था कि मेरे पास 1 मंथ होगा, बट मैंने ऑफ कोर्स करना था तो 24 आवर का मैंने रिज़ाइन दिया। एंड देन मैंने बहुत जल्दी पैकिंग की और मुझे उतना टाइम नहीं मिला। मतलब वो जो आरआर का जो रूम था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था एज अ टीचर, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला वहाँ पे रुकने का। जस्ट पैकिंग वैकिंग की और फिर मैं बहुत जल्दी घर पे शिफ्ट हुई और फिर वहाँ से मैंने सामान देखा कि मुझे क्या क्या चाहिए और जस्ट मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया 22 से। ओके, तो ये तो वो जर्नी है जहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे होली फैमिली से करना है और कैसे मैं यहाँ तक पहुँची। बट उससे पहले अब मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा सा और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मेरे जो कोलीग्स थे वो सब मतलब उसमें एमएससी वाले भी थे जिन्होंने एमएससी किया हुआ था, बट किसी ने मुझे बस इतना पता था लैपटॉप एंड प्रिंटर की ज़रूरत होती है, बट मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या तुम्हें पहले से थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करके जाना चाहिए, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी। क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना अपना होता है एक पर्टिकुलर जगह पे जाके कोप अप करने का तरीका। एंड मेरे साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो गया था स्टार्टिंग में। एंड मेरे साथ क्या, ज़्यादातर लोगों के साथ होता ही है स्टार्टिंग में। तो जैसे ही मैं आई तो मैं हॉस्टल में अगेन, ये छोटा सा कमरा आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख लिया होगा कि कितना छोटा सा ये हॉस्टल का कमरा मुझे मिला, और ये क्यों मिला उसका रीज़न भी आगे मैं बताऊँगी इस वीडियो में। तो मतलब कि छोटा ही कमरा क्यों मिला मुझे, मतलब इतना सा। तो सबसे पहले तो ये कि जैसे ही मैं हॉस्टल में आई, ठीक है, हॉस्टल से पहले हम कॉलेज की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो जैसे ही मैंने 22 को ज्वाइन किया था तो उस दिन ओरिएंटेशन डे था। एंड मैंने जो फर्स्ट अपना चॉइस रखा था वो पीडियाट्रिक रखा था। मुझे नहीं पता है मैंने क्यों रखा था, शायद मैंने इसलिए रखा था क्योंकि जो मेरे कोलीग्स थे उन्होंने बोला था पीडियाट्रिक मतलब अच्छा होता है, ईजी होता है और पता नहीं फलाना ठिकाना। और मैंने इसी लालच में जस्ट मैं आई और मैंने बिना सोचे समझे मैंने पीडियाट्रिक चूज़ कर लिया। जब मैंने पीडियाट्रिक चूज़ किया तो उसके बाद हमारा ओरिएंटेशन हुआ, प्रिंसिपल मैम आए, उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ों से इंट्रोडक्शन करवाया। एंड देन फिर हमें ओरिएंटेशन दिया गया हॉस्पिटल का। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल का जो हमारा ओरिएंटेशन हो रहा था, आई डोंट नो कि मुझे क्या लगा पर्सनली, मेरे क्या दिल में आया, मुझे ऐसा लगा कि भाई पीडियाट्रिक नहीं करना है मुझको, ना ही मेरा इंटरेस्ट है और ना ही मैं ये कर पाऊँगी लॉन्ग टाइम तक। तो फिर आई चूज़ साइकेट्रिक। मुझे नहीं पता मैंने साइकेट्रिक क्यों लिया उस पर्टिकुलर टाइम तक। शायद मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि जो मेरा पोस्ट बेसिक वाला टाइम था उसमें साइकेट्रिक मैंने खुद से मतलब 3-4 बुक रेफ़र करके मैंने खुद नोट्स वगैरह प्रिपेयर करे थे। और वहाँ से मुझे ऐसा लगता था कि साइकेट्रिक थोड़ा सा ईजी भी है, सिलेबस भी बहुत ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, वास्ट नहीं है, जो है वो है। तो मतलब ये सब मेरे दिमाग में, और कहीं ना कहीं जब मैंने खुद से स्ट्रगल किया था साइकेट्री के लिए तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा था माइंड में कि मैं साइकेट्रिक में ज़्यादा अच्छा करूँगी एज़ कम्पेयर टू पीडियाट्रिक। तो मैंने फिर वेरी सेकेंड डे मतलब मैंने मैम को जाके बोला, प्रिंसिपल मैम से मतलब बात हुई कि मैम मुझे पीडियाट्रिक नहीं चाहिए, साइकेट्रिक चाहिए। एंड साइकेट्रिक में टच वुड मेरे लिए मतलब ऐसे था कि सीट खाली थी तो वो मुझे मिल गई, तो बहुत लक था वो मेरा। एंड आई एम ग्लैड, लाइक अब 2 साल हमने कर लिया है तो मैं ग्लैड हूँ कि मैंने साइकेट्रिक चूज़ किया था, कोई अदर फील्ड नहीं चूज़ करी। तो मतलब पता नहीं उस इन्वायरमेंट में क्या था, या मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि मुझे साइकेट्रिक चूज़ करना चाहिए, तो मैंने वो किया। एंड देन इनिशियली मुझे हॉस्टल नहीं मिला था। स्टार्टिंग के जो 15-20 दिन थे, 15-20 दिन हाँ अप्रॉक्सीमेटली मैं घर से ही अप डाउन करी थी, लाइक फरीदाबाद से ही रोज़ आना जाना हो रहा था। जो हॉस्टल की टाइमिंग मतलब नॉट हॉस्टल बट कॉलेज की जो टाइमिंग थी वो मॉर्निंग में 7:30 से 4 o'clock तक है, तो थोड़ा जल्दी आना पड़ता था, थोड़ा स्ट्रगल था। तो वो किया एंड देन कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ। जो फर्स्ट सेमेस्टर था बिल्कुल ब्लैंक थी मैं चीज़ों से, बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। और हमारे जो बैच की थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, हमारा बहुत स्पेशल बैच रहा है कि हमारे बैच में 15 बच्चे थे। 25 सीट्स होती है बट हमारे में सिर्फ 15 ही लोग आ पाए थे अलग अलग फील्ड से, मतलब 15 ही लोग थे। तो उसमें से जो 7 या 8 लोग हैं जो वो तो इन सर्विस थे, मतलब कि ऐसे लोग जिनका गवर्नमेंट ऑलरेडी दे आर डूइंग गवर्नमेंट जॉब बट स्टिल वो लोग स्टडी लीव पर एमएससी के लिए आए हुए हैं, तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था उनसे। एंड देन हम 7-8 लोग हैं जिनका जो एज ग्रुप है वो लाइक 20s वाले हैं। एंड देन अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि बहुत ऐसे 7-8 लोग तो ऐसे हो गए बिल्कुल बहुत हाई एज वाले, एंड जो मतलब हम लोग बिल्कुल ऐसे, तो एज गैप काफ़ी ज़्यादा था। तो इनिशियली हमें लग रहा था कि जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने अपने एक स्टूडेंट मतलब बैचमेट्स को मैंने देखा ओरिएंटेशन पे, तो मुझे लगा कि किसी स्टूडेंट के फादर होंगे। बट जब इंट्रोडक्शन हुआ देन पता लगा कि अरे नहीं वो मेरे बैचमेट है। तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि क्या मतलब ऐसे वाला हो गया था।
बट स्टिल जैसे जैसे हम कोर्स के अंदर आए और सबसे इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, देन सबका अपना एक ऑरा है, सबकी अपनी एनर्जी, एंड वो जो डिफरेंस एज ग्रुप का था उसको हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया अपने बैच में, और सब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। एंड उनका एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कोऑपरेट किया हमारे साथ और हमने भी कोऑपरेट किया, तो हमारा बैच बहुत स्पेशल बन गया इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छी बात रही जो मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगता है अपने बैच का। एंड देन फर्स्ट सेमेस्टर में जब स्टार्ट हुई, क्लासेस स्टार्ट वगैरह हुई, तो हम 4 सब्जेक्ट थे हमारे पास, प्लस में लैपटॉप चलाना नहीं आता था, प्लस में रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आई डोंट नो कि नर्सिंग में इतनी रिक्वायरमेंट क्यों है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, चाहे एमएससी हो, चाहे बीएससी हो, चाहे कुछ भी हो। बस एमएससी में ये फ़र्क आ जाता है कि जब आप मास्टर्स करते हो तो आपको हाथ से नहीं लिखना होता है, मतलब कहीं ना कहीं आपको सारा कुछ प्रिंटिंग फॉर्म में देना होता है, तो रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो इनिशियली चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, और अगर समझ में आ रही थी या फिर हम समझने की कोशिश कर रहे थे, कोप अप भी कर रहे थे अगर, तो बहुत ज़्यादा थी चीज़ें। तो इनिशियली जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, अगेन यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा कोर्स है एमएससी है वो सेमेस्टर वाइज है, बट अदर जो स्टेट है वहाँ पे अभी ईयर वाइज है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऐसा था कि सब्जेक्ट भी ज़्यादा थे और रिक्वायरमेंट्स तो थी ही थी, तो कॉपरेट लाइक चीज़ों के साथ कोप अप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। लैपटॉप नहीं आता था चलाना, सबसे बड़ी बात, मतलब आज की जनरेशन के बच्चे होने के बाद मुझे लैपटॉप नहीं आता था, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बड़ी एज के भी जिनको नहीं आता था। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो हमें नहीं आ रहा था। बट मुझे वो लाइन याद है, हमारी क्लास टीचर ने बोली थी, एनी मैम ने बोली थी कि आज आपको एक लाइन भी अगर ड्रॉ नहीं करने आती, दैट्स फाइन, जब आप यहाँ से निकलोगे तो आप यू विल बी प्रो, आप प्रो हो जाओगे। एंड आज वो चीज़ मुझे लगती है कि येस, हम मतलब इतना है कि अपनी रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें ऐसे सीख लिया ना, बहुत अच्छे से हमें आती हैं और हम प्रो हो चुके हैं उस चीज़ में। तो फर्स्ट सेमेस्टर मतलब इन्हीं स्ट्रगल में और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स में ही चला गया। एंड उसमें मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मैं बहुत रोई, क्योंकि ट्रांजिशन फेज जब आता है तो मुझे कोप अप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक 3 से 4 महीने लग जाते हैं बहुत आराम से, जो कि एक नॉर्मल टाइम है किसी भी पर्सन के लिए। जब लाइफ में आप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जाते हो तो इतना टाइम आपको लगता है, तो मुझे भी लगा। एंड देन मैं बहुत रोई, लाइक जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर अक्टूबर में वो टाइम आया जब मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। मुझे अच्छे से याद है, इसी कमरे में इसी बेड पे मैं इतना ज़्यादा रोई थी, 3-4 दिन लगातार, मतलब बहुत ज़्यादा रोई। एंड वो लास्ट था कि भाई मतलब इस टाइम तक मेरे दिमाग में बार बार ये थॉट आते रहते थे कि मुझे छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा वाला। बट उस टाइम पे मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई, और मैंने डिसाइड किया कि बस अब ये लास्ट है, इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी बस वो हम करते जाएंगे, एंड धीरे धीरे करके मतलब हो जाएगा। एंड मुझे ये लगता है कि जितना स्ट्रगल मुझे मतलब बाकी कोर्सेज़ में नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, मुझे इतना टाइम बाकी कोर्सेज़ में कोप अप करने में नहीं लगा जितना मुझे एमएससी में लगा एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज़। पता नहीं, शायद ये इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से है या पता नहीं क्या है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोप करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा, और शायद बैच में और भी लोग होंगे जिनको लगा होगा, क्योंकि सबका अपना एक स्ट्रगल टाइम होता है और सबका कोप अप करने का अपना तरीका है। तो इनिशियली तो रोने धोने में और कोप अप करने में ही फर्स्ट सेमेस्टर चला गया। सेकंड सेमेस्टर में अब हमें चीज़ें आ गई थी, और हमारी पोस्टिंग तो अगेन कंटिन्यूस चल रही थी, और एग्ज़ाम्स वगैरह सब चल रहा था। तो फिर ऐसा हुआ कि सेकेंड सेमेस्टर में टाइम मतलब हमारा ज़्यादातर रिक्वायरमेंट में चला गया। हमारे पास बहुत सारे सेमिनार्स थे, वर्कशॉप था हमारा, हमने वर्कशॉप कंडक्ट किया, देन मतलब मॉडल प्रेजेंटेशंस वगैरह, इन सब में हमारा टाइम मतलब हम बहुत बिजी रहे। एंड उसके बाद इस ईयर के लास्ट में, लाइक फर्स्ट ईयर के लास्ट में, मेरा सबसे बड़ा जो फियर था वो मुझे फेस करने को मिला, विच इज़ रिसर्च। अगेन मैं रिसर्च में मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल नीलवटे सन्नाटा हूँ, मतलब ज़ीरो। मतलब शुरू से मुझे ये फ़ियर था, जब से मैंने एमएससी में कदम रखा था, कि भाई रिसर्च तो मुझसे नहीं हो पाएगी और मुझे नहीं पता है कैसे करूँगी। बट जब हमें ये बोला गया ना, लाइक बिल्कुल लास्ट था वो ईयर का, फर्स्ट ईयर का, एंड हमें बोला गया कि आपको अपना रिसर्च स्टेटमेंट है वो आपको चूज़ करना है। एंड आई वॉज लाइक कि रिसर्च स्टेटमेंट तो ठीक है, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, बहुत बहुत ज़्यादा फियर में थी मैं। बट स्टिल वो भी हुआ, एंड आई एम लाइक मुझे ऐसा लगता है कि टचवुड मुझे मेरे गाइड्स बहुत अच्छे मिले। सबके गाइड ही अच्छे हैं, बट स्टिल टचवुड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ें हो गई मतलब। तो उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर निकल गया, देन सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में तो मुझे ऐसा लगता है कि अब थर्ड सेमेस्टर में तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब रिक्वायरमेंट्स वगैरह कम हो चुकी थी, क्योंकि सब्जेक्ट भी कम हो गए थे, प्लस में सिर्फ जो मेन चीज़ें रहती है वो रिसर्च रहता है। आपके पास ना बहुत टाइम होता है, आप थोड़े फ्री हो जाते हो, तो
सेकेंड ईयर में लाइक ज़्यादा फ्री रहे हम, बट रिसर्च में बिजी थे हम। और जो थर्ड सेमेस्टर था उसमें मतलब चीज़ें ऐसा हो जाती है कि चीज़ें थोड़ी सी ईजी होती हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वगैरह जो होते हैं वो सिर्फ 2 ही थे, प्रैक्टिकल भी नहीं था थर्ड सेमेस्टर में। एंड देन चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो गई। और थर्ड सेमेस्टर में जो मैं घूमी हूँ ना, मतलब मैंने इतना घूमा है, इतना एक्सप्लोर किया है, जितने टाइम से मतलब लाइक वन स्टार्टिंग के ईयर से मैं बिल्कुल भी घूम नहीं रही थी, कहीं जा नहीं रही थी ज़्यादा। थर्ड सेमेस्टर में मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा सा घूम सकती हूँ, तो मैंने बहुत घूमा। एंड यहाँ पे अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगी, एक टिप है ये आपके लिए कि आपको ना कोई कोपिंग स्ट्रैटेजी रखनी है अपने साथ। मतलब आप चाहे कभी भी लाइफ में भी इवन, और अगर आप स्पेशली अकेले रहते हैं, आप किसी भी कोर्स में हो, मैटर नहीं करता, ठीक है, लाइफ में किसी भी फेज़ में हो, मैटर नहीं करता। बस मैटर ये करता है कि आपको कोई ना कोई कोपिंग स्ट्रैटेजी रखनी है। और मैंने जो सीखा, अपने आप को जो एक्सप्लोर किया है मैंने इतने 2 सालों में, वो ये था कि मैं जब भी खाली बैठती थी ना, तो मैं बजाय ओवर थिंकिंग करने के, क्योंकि गर्ल्स हैं हम, जो जाकिर खान ने कहा है कि अगर ऑस्कर मिल सकता है ओवर थिंकिंग में तो वो हमें मिल सकता है। तो मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं लड़कियां, तो इतना ज़्यादा ओवर थिंक जब आप करते हो तो चीज़ों के साथ आप डील नहीं कर पाते हो। तो मैंने जो अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजी रखी थी वो ये थी कि मैं जब भी खाली बैठती थी, मैं हर सेमेस्टर में कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी। तो मैंने हर सेमेस्टर में नया सीखा। मतलब इनिशियली जो सेमेस्टर था उसमें मैंने अपनी ड्राइंग अच्छी करी। जो सेकंड सेमेस्टर आया उसमें मैंने क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा। थर्ड सेमेस्टर आया उसमें मैंने पेंटिंग करना सीखा, प्लस में हिंदी की जो नॉवेल्स होती हैं, बुक रीडिंग, जो भी हमारी फेमस बुक्स हैं उनको पढ़ना सीखा। मतलब धीरे धीरे करके लाइफ में मैंने ये इनको एज अ कोपिंग स्ट्रैटेजी रखा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि एक तो मैं ट्रैवल, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बहुत घूमना शुरू किया मैंने थर्ड सेमेस्टर में। एंड देन इसके साथ ही मैंने बुक रीडिंग एंड पेंटिंग सीखा। तो ये धीरे धीरे करके मतलब मैंने अपने आप को कोपिंग समझ में आ गया था मुझको कि मैं कैसे कोप करूँगी, ओके, जब भी कुछ स्ट्रेस होगा तो। देन थर्ड सेमेस्टर निकल गया, हमारी रिसर्च प्रेजेंटेशन भी स्टार्ट हो चुकी थी इसके साथ। देन आया फोर्थ सेमेस्टर, दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम हुए थर्ड सेमेस्टर के। एंड देन फोर्थ सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ। तो इनिशियली आपको फाइनल डेटा कलेक्शन करना होता है, तो वो स्टार्ट हुआ। देन जैन में कॉलेज स्टार्ट हुए एंड लाइफ वहाँ से 360 एकदम बिल्कुल रोटेट हो गई। टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगा, बिल्कुल भी पता नहीं लगा। मतलब समझ में ही नहीं आया कि जनवरी से लेकर अब मई चल रहा है और ये टाइम कैसे स्लिप हो गया जस्ट। और इसी बार हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला बैचमेट के साथ, मतलब बैचमेट्स के साथ भी, क्योंकि हमारे इसी टाइम पे ही सबसे ज़्यादा पोस्टिंग हुई है। तो एक वो भी था फैक्टर, प्लस में हम सारे बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं अपनी रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च बहुत इंडिविजुअल है। मतलब आप इंडिविजुअल लेवल पे करते हो, आप और आपके गाइड्स, बस आप दोनों ही होते हो, तो आपको सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं। मेरे साथ ऐसा था कि मैं कोई भी चीज़ रिसर्च की पता नहीं क्यों कर लेती थी, बट मैं गाइड्स को दिखाने नहीं जाती थी, वो बहुत लास्ट में जाती थी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था मेरा बिहेवियर, बट लास्ट में मैंने इसको ठीक किया। एंड देन मतलब टाइम बहुत जल्दी बस बीत गया। तो ये 2 साल अब जब निकल गए हैं, या फिर अब जब निकल रहे हैं, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये टाइम कैसे ख़त्म हो गया। एंड ये जो एक्सपीरियंस था मेरे बाकी कोर्सेज से बिल्कुल अलग था, क्योंकि यहाँ पे लोग मुझे बहुत अलग मिले। पहले सेम एज ग्रुप के लोग ज़्यादा थे, बट अब मुझे बहुत वेरिएशन देखने को मिला एज ग्रुप में। तो उनके जो बिहेवियर पैटर्न हैं वो समझ में आया। प्लस में यहाँ पे हमारी क्लास में एक चीज़ जो मुझे बैचमेट्स की देखने को मिली, वो ये कि यहाँ पे बैचमेट्स में मतलब सब हेल्पफुल थे एक दूसरे के लिए। इंडिविजुअल तो सब अपने में थे ही थे, बट अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प है तो आप किसी को भी कॉल करोगे या किसी से भी सामने से पूछोगे तो वो कोई मना नहीं करेगा। मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला, तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। प्लस में मैंने क्योंकि साइकेट्रिक चूज़ किया था, और जैसा कि मैं वो इनिशियली जो एक्सपेक्टेशंस थी, लास्ट तक वो एक्सपेक्टेशंस रही कि मतलब हमारे साथ पर्टिकुलरली अगेन यहाँ पे भी ना हर बैच के साथ टीचर्स भी डिफरेंट, मतलब सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है। टीचर्स का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट रहता है और बैचमेट्स का एक्सपीरियंस भी डिफरेंट रहता है। एज अ स्टूडेंट, मतलब आपका एज अ स्टूडेंट वाला जो एक्सपीरियंस है वो भी डिफरेंट रहता है। तो हमारे साथ सब बहुत पॉजिटिव था, टच वुड। मतलब मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैं इस बैच में और 2024 से 26 वाले बैच में हूँ, और अब मतलब इसका पार्ट थी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन रहा और हमने भी बहुत कोऑपरेट किया, हमने तंग नहीं किया अपने हम मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं यहाँ बैठी है, क्या हम पूरे अगर ग्रुप पूरा एमएससी होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये बोलने में कि हमने अपने टीचर्स को तंग नहीं किया। एंड चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई। और फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत प्रॉब्लम रहा है, बट सेकेंड ईयर में आते आते हाँ अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे हम अपना मतलब ऐसे फेजेस रहे हैं जहाँ पे हम अपना स्टूडेंट वाला बिहेवियर शो करते हैं, वो पैटर्न दिखता है कि मैं क्यों हूँ इस कॉलेज में
और ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप स्टूडेंट बन के जब होते हो तो समझ में नहीं आती चीज़ें, बट जब निकल जाते हो जो चीज़ें आपको अचानक से अच्छी लगने लगती हैं। तो अभी वही वाला फेज़ चल रहा है मेरा, या फिर हम सब का, कि चीज़ें तो निकल गई, लाइक टाइम निकल गया, बट अब हमें धीरे धीरे अच्छा लग रहा है। एंड क्योंकि होली फैमिली में मैं हूँ तो इसकी वैल्यू मुझे अब आगे समझ में आएगी, क्योंकि होली फैमिली अपने आप में लाइक है ऐसा कि बाहर अपना अलग से इसका हो रहा है। तो अब होली फैमिली जब तक मैं थी तब तक मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बोला है इसके बारे में या क्या नहीं बोला है, आई डोंट नो। बट जब मैं यहाँ से निकल रही हूँ तो मुझे सब अच्छा लग रहा है। और ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि अगर आपके कोपिंग मैकेनिज़्म या कोपिंग स्ट्रैटेजी अच्छी हैं, अगर आप टाइम पे काम कर रहे हो, अगर आपको पता है आपको कहाँ पे क्या बोलना है, तो चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो जाएंगी। प्लस में टेक्नोलॉजी आपको पता है अगर कि कैसे यूज़ करनी है, तो भी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। एंड डिसिप्लिन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, क्योंकि एमएससी में आने के बाद आप बड़े हो जाते हो, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे हम तो बड़े हो गए हैं, लाइक एज वाइज यू आर बड़े हो गए हो, तो फिर आपको लगता है कि हम कैसे भी बिहेव करें और कैसे भी बोलें, हमारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं टीचर्स। बट आप किसी भी एज ग्रुप में हो, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप वहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो आपको अपना बिहेवियर वो वाला रखना है कि मैं लर्न करने के लिए यहाँ पे कुछ आया हूँ, तो मुझे अपना बिहेवियर उसी हिसाब से ही मॉडिफाइड करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप भी शायद कुछ कुछ सीख पाओगे। एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एंड अब मैं बहुत खुश भी हूँ कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसे ही लगता है जब कोर्स खत्म हो रहा है कि अरे अरे कब निकलेंगे कब निकलेंगे। तो अभी मैं वही वाले फेज़ में हूँ। एंड पता नहीं, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि इतना तो टफ नहीं था एमएससी। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। सबके एक्सपीरियंस डिफरेंट रहे हैं, मेरा भी डिफरेंट रहा है। जैसा मैंने आपको बोला, मुझे कोप करने में बाकी सब जो मेरे कोर्सेज़ थे उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगा। बट अब जब मैं यहाँ से निकल रही हूँ तो चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। अगर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कुछ पूछेंगे तो मुझे कुछ चीज़ें आती होंगी, और बहुत कुछ बाकी है अभी और भी सीखने के लिए, जो मैं और सीखना चाहूँगी लाइफ में। तो ओवरऑल अगर देखूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले लाइफ में, ऐसा कोई बैच मिले, ऐसे कोई बैचमेट्स मिले, ऐसे कोई टीचर्स मिले, तो आप उनके साथ बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। और मेरी मिस्टेक्स से आप बहुत कुछ भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ताकि जो चीज़ें मैंने की, या फिर जो मैंने चीज़ें करी जिनकी वजह से मैं आपको ये सब बता पा रही हूँ, तो क्या पता आप भी अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ एंड चीज़ें स्मूथ हो जाएँ आपके लिए भी। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।